बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इस्हाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ईरान के नए सुप्रीम लीडर का बयान सामने आ गया है। खित्ते में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा सामने आया है और ये जो बयान है ये बड़ा एंटिसिपेटेड था, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से और जिस तरीके से इस बात की तस्दीक हुई थी कि जब उनके वालिद मोहतरम को शहीद किया गया था, आयतुल्लाह खामनाई को, तो उस वक्त उस हमले के दौरान उनके अहल खाना भी शहीद हुए थे और मुजतबा भी ज़ख्मी हुए थे। लेकिन अब ये है कि इस बारे में ये भी इतलात आई थी कि अब वो रूबा सेहत है, उनकी तबीयत में बेहतरी है। लेकिन अब एक पैगाम उनका सामने आया है, बयान सामने आया है और ज़ाहिर है कि ईरानी अवाम भी उसके मुंतज़र होंगे। तो उन्होंने पहली बार खिताब करते हुए कहा कि एक तो अमरीकी अड्डे खित्ते में बंद किया जाए, बसूरत दीगर उन्हें निशाना बनाने का अमल जारी रहेगा। रिकॉर्ड शुदा ये पैगाम था और कहा कि ये आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा। और फिर यह है कि ज़ाहिर है कि ये इस हवाले से अमेरिका काफ़ी प्रोपेगेट करता रहा है, इसराइल प्रोपेगेट करता रहा है कि जो उनके तमाम जहाज़ डुबो दिए, उनकी बहरी ताकत को ख़त्म कर दिया, उनकी फ़ज़ाई ताकत को ख़त्म कर दिया। हालांकि फ़ज़ाई ताकत तो उनकी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, बहरिया एग्जिस्ट करती थी, जिसके जहाज़ों को डुबोने के हवाले से उनकी जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आते रहे। लेकिन ये बात अपनी जगह एक फ़ैक्ट है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है ये इसको कंट्रोल कर रहा है इफ़ेक्टिवली ईरान, और उसके कई एसिमेट्रिक जो मीन्स हैं जिनके ज़रिए वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो उस मुतालिक उन्होंने बयान दिया और अपने वालिद साहब से मुतालिक कहा कि मेरे वालिद, अहलिया और बहन ने शहादत का रुतबा पाया और शहदा की फहरिस्त में शामिल हुए और दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना होगा। तो ये फिर साथ ही कहा कि 15 पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और दुश्मन ने कुछ ममालिक में अपने अड्डे कायम किए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे आपको एक ये पैगाम मिलता है कि ये जो जंग का सिलसिला है, ये जो हथियार डालने का अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से एक उनको तवक्को थी या उनकी ख्वाहिश थी या उनको लग ये रहा था कि हम हमला करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता और ये रेजिस्टेंस जो है ये जारी रहेगी। एक तो ये पहलू है। दूसरा, अगर सियासी एतबार से मुल्क में बात करें तो क्या हो रहा है वो ये है जनाब के निहाल हाशमी साहब को गवर्नर तैनात करने का फैसला हुआ है और वफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया, ये बताना है MQM का। तो अब ये एक अलग चपकलिश शुरू हो गई है। काफ़ी अरसे से आपको पता है कि आज से चंद माह पहले भी ये बयान सामने आया था कि गवर्नर सिंध को कामरान टेसूरी को तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये अचानक ये फैसला हुआ। आज से कुछ दिन पहले इसकी चहमगोइयाँ चल रही थी, लेकिन आज ये कन्फर्मेशन हो चुकी है। अब MQM नाखुश है और पीपल्स पार्टी बहुत खुश है। तो ये अब पीपल्स पार्टी करार देती है कि चूंकि एक उसके तहत ये फैसला हुआ है, तो अब MQM इस पर क्या अपना नुक्ता नज़र रखेगी, किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाएगा, ये अपनी जगह। तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या है, इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं अमरीका में, साबिक मुस्तकिल मंदूब रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त के लिए। ये जो बयान है इसकी इम्पॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से जब मुख्तलिफ खदशात गर्दिश कर रहे थे, मुख्तलिफ आरा इस पर थी मौजूद उनकी सेहत से मुताल्लिक, तो ये आपकी नज़र में कितना रीअश्योरिंग होगा ईरान के अवाम के लिए? ईरान के अवाम में ऐसा लगता है कि उनके पीछे खड़े हैं और पहले भी ये इतलात आना शुरू हो गई थी कि उनको पाँव में मामूली चोट आई थी और मतलब उनकी बेगम शहीद हुई, उनके वालिद साहब शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए। जी जी। लेकिन वो जो है उनकी सेहत के बारे में इस किस्म की क़यास आराई हो रही थी। लेकिन अब उनके बयान से यही उनका सिक्का एक तरीके से चलना शुरू हो गया और ये क़यास ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आपने उस बयान का खुलासा पेश किया, तो उसके मुताबिक जो है ये बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल है और उसने जो है एक मजबूत क़यादत का असा संभाला है अपने हाथ में। और उसमें उन्होंने जो सबसे पहली बात ये की कि ये अड्डे सारे के सारे बंद कर दिए जाए। ये मुझे लगता है नामुमकिनात में से है, लेकिन ये उनकी तरफ से ये बहुत सख्त किस्म की एक धमकी दी गई है कि एक ये तंबीह जो है न सिर्फ जो है वो अमेरिका को है और इसराइल को है, बल्कि उसके साथ साथ जो खलीजी रियासतों को भी है। यानी ये एक किस्म का जो पैगाम है ये सीधा कतर को गया है और बहरीन को गया है, कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया, बाकी जितने भी ममालिक हैं। अगरचे ईरान को भी ये पता होगा कि ये इस सिलसिले में ये ममालिक जो है मुख्तार कुल नहीं है कि ये मसलन ये कि बहरीन की क्या हिम्मत कि वो अमेरिका को कहे कि यहाँ से अड्डा ख़त्म कर दो, या कतर जो है वहाँ तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब लोग मौजूद हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि उनका इंतकाम लिया जाएगा
और इसका उन्होंने मुसम्मम इरादे का इजहार किया है। तीसरे उन्होंने जो है कमांडर्स का और तमाम अफवाज का और जिन लोगों ने दिफा ईरान किया है उनका शुक्रिया अदा किया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, यानी उनका जो निशाना है वो सारे अमरीकी हैं, वो दुश्मन जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है, इसराइल की तरफ भी इशारा है। तो और आखिर में ये भी कहा कि ये उनके जो है यहाँ एक मतलब डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेटेड नहीं है, जो एक तस्वीर पेश की जा रही थी। तो ये इन बयानात को बहुत गौर से सुना जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो पिछले दिनों और भी हो रही है मुतवाज़ी तौर पर पस पर्दा, वो ये है कि स्टीव विटकॉफ के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अब्बास अरागची को ये पैगाम दिया है कि जंग ख़त्म की जाए, लेकिन अब्बास अरागची ने उसे मुस्तरद किया और ये कहा कि मुझे कोई इस किस्म का पैगाम भी नहीं मिला। जंग की हालत में ऐसा होता है, लेकिन जो सदर मसूद पशकियान ने जो उसका रद्दअमल दिया है, मेरा ख्याल है कि अगर कोई इस किस्म की पस पर्दा सफारतकारी हुई है तो उन्होंने 3 शराइत आयद कर दी हैं जंगबंदी के लिए। सरदार साहब, मुझे एक चीज़, मैं इस शराइत पे भी आऊँगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस सिचुएशन में जबकि मुल्क हालत जंग में है और एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आपको ये चीज़ पता है कि दे आर गोइंग फॉर योर लीडरशिप, पहले ही हमले में उन्होंने ना सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी जो 12 रोज़ा जंग थी उसके अंदर भी उन्होंने क़यादत पर हमले किए थे। ऐसे में ये जो चेन ऑफ कमांड किस तरीके से इंटैक्ट रहती है आपकी नज़र में? और दूसरा, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बड़े सेवर्ड हो जाते हैं जिस तरह के हमले चल रहे हैं, और दूसरा जैसे सदर साहब हैं या अली लारीजानी हैं या फिर वज़ीर ख़ारजा हैं या फिर सुप्रीम लीडर हैं, ये सब एक जगह एक वक्त में तो मौजूद नहीं हो सकते कि कोई डिसीजन ले सकें। तो आपके अंदाजे में हाउ डज इट वर्क? इसके बारे में तफसीली रिपोर्टें आ चुकी हैं कि असल में जब इराक़ के ऊपर हमला किया था अमेरिका ने, तो उस वक्त जो है उस जंग का इन्होंने मुताला किया और देखा कि उन्होंने तकरीबन 12 दिन में हमले के बाद उस हुकूमत का सफाया कर दिया था। और इन्होंने ये किया कि इस तरीके से इन्होंने डिवॉल्व्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। मिसाल के तौर पर इनको जो कहा कि अगर, और सिनारियो ये था कि अगर हमारे आला तरीन कायदीन को कत्ल कर दिया जाता है या उनको सफाया कर दिया जाता है तो उसके बाद ईरान अपना कैसे दिफा करेगा। तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कमांड्स रख दी हैं और उनको ये भी हिदायत है कि जब इस किस्म का बहरान पैदा होगा तो वो ख़ुद फैसले करेंगे। और वही हुआ है कि जो ही आला तरीन क़यादत, यहाँ तक कि जो इनके फ़ौजी कमांडर थे, मरकज़ी फ़ौजी कमांडर, वो मारे गए, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के या फ़ौज के, तो उसे जो है यानी डेलीगेट कर दिया गया और वहाँ से हर जो अपना इलाका है वो उसका कमांडर जो है वो फैसले कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमले कर पाए। दूसरा ये है कि लगता है कि जो अमेरिका और इसराइल ने उन जगहों के ऊपर जो इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर हमले किए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ इस तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, डीप टनल्स। जी, मैं सुन रहा था कि 600 फुट से भी ज़ायद उन्होंने इन डेप्थ जाके किया हुआ है, बिकॉज दे न्यू के व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम। जी, ताकि ये है कि वो जब दूसरी तरफ से बहुत बैलिस्टिक हमले हो चुके हों, बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले हो चुके हों या हवाई हमले हो चुके हों, तो उसके बाद वो कैसे जवाब देंगे। अच्छा, कैसे सर्वाइव। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि ये जो आबनाए हरमुज़ के बंद रखने से मुतालिक उनका बयान है, ये एक जानिब अमेरिका का ये कहना है कि हमने तो बहरिया ख़त्म ही कर दी, फ़ज़ाइया तो उनकी थी ही नहीं, तो उसको ख़त्म करने का बयान तो एक अजीब सा एक बयान है। लेकिन यह है कि बहरिया ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद इफेक्टिवली इस पर कंट्रोल है एसिमेट्रिक वॉरफेयर से ईरान का इस पर। और उन्होंने भी यानी कि सुप्रीम लीडर की जानिब से भी अब यही कहा गया है कि वहाँ पर हम अपना कंट्रोल जारी रखेंगे। तो इसके क्या असरात आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? फिर आबनाए हरमुज़ के बारे में मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। एक तरफ जो है अमेरिका कहता है कि उसने जो उनके नेवल शिप्स जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए हैं, उसमें जो है 16 माइन लेयर्स भी शामिल हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई माइंस नहीं बिछाई गई, लेकिन जो मुस्तफ़ा ख़ुमैनी जो हैं उन्होंने जो कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है आबनाए हरमुज़ को एक दबाव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि उसके जो वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर जो असर पड़ रहा है या एनर्जी सप्लाईज के ऊपर असर पड़ रहा है, तो उसे दबाव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यानी ये उनकी जंगी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। ठीक है।
तो वो उसमें इस्तेमाल करेंगे। और फिर यह है कि अमेरिका ने यह भी धमकी दी थी कि वो ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसलन बिजली है या और चीज़ें जो है सिविलियन इंस्टीट्यूशंस उनके ऊपर हमला करेंगे, पानी और जो आम ज़रूरतें होती हैं। तो अली लारिजानी जो हैं, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने ये धमकी दी आगे से कि इस तरीके से पूरे का पूरा ये खत्ता जो है ये तारीकी में डूब जाएगा। तो इस वक्त आसाब की जंग हो रही है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुतवाज़ी सफारतकारी भी चल रही है। अमेरिका के में सदर ट्रंप के लिए भी कुछ मुश्किलात में इजाफा हुआ, अगरचे उनके वजीर दिफा बहुत अंदाज में, बल्कि जारहाना अंदाज में, और एक उन्होंने जंगी जुनून में मुब्तला जी, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन भी वजीर जंग कर दिया। तो वहाँ लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें भी तशवीश पाई जा रही है। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो ताना दे रहे हैं कि आपने कीमतें कम करनी थी, आपने जो है जंग बंद करवानी थी, आपने तमाम जंगों से अमेरिका को खींचकर वापस अमेरिका में लाना था। हाँ। तो अब ये क्या हुआ? अब ये तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद आपने सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी है। ऐसा ही है। और जिसके कुछ अहदाफ का भी इल्म नहीं कि आप क्या चाहते हैं, वहाँ किस एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। और यही सवाल हर कोई उठा रहा है कि आपकी नज़र में सर, आप ये अमेरिका में भी रह चुके हैं, आप अंदाज़ा है इस चीज़ का, वे आउट क्या हो सकता है? और जो आपने इससे पहले बात की थी कि खत्ते के ये जो ममालिक, खासतौर पर बहरीन में क्या हिम्मत के वो बोले कि जी आप अपने अड्डे ख़त्म कर दें, लेकिन जब ये अड्डे कायम किए गए होंगे तो किसी ज़मानत पर या किसी सिक्योरिटी पे, किसी चीज़ पे कि हम आपको ये आपका वैल्यू ऐड करेंगे या इस बुनियाद पे हम अड्डे बना रहे हैं, तो अगर यही ममालिक मिलकर कोई अपना लायामल बनाए कि जिस मकसद के लिए आप थे वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, तो आप जा सकते हैं यहाँ से, कोई तो वे आउट होगा इसका। इसका कोई वे आउट नहीं, इसलिए ये आप समझिए कि ये जो है ये किस्म का न्यू इम्पीरियल ऑर्डर है। जब बरतानिया यहाँ इन रियासतों के ऊपर पहले बरतानिया का कब्जा होता था, और जब बरतानिया यहाँ चला गया, ये ख़ासतौर से इनको ट्रूशल स्टेट्स कहते थे, जो छोटी छोटी रियासतें हैं। तो जब वहाँ गया, मतलब जब उसकी बादशाहत ख़त्म हुई दुनिया, उसने ये जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी। और यहाँ जो है मरूसी हुक्मरान है सारे के सारे, मतलब बादशाह हैं, अमीर हैं, और उनके अमेरिका के साथ बहुत ताल्लुकात हैं। और दूसरी जो है, जो चीज़ बायस कशिश है इस खत्ते में, वो है इनका तेल या गैस के ज़खायर। तो इस वजह से जो ये अड्डे कायम हैं, यानी सेंटकॉम खुद भी हमले कर सकती है ना, मतलब सेंटकॉम में सिर्फ जो है ये खलीजी रियासतें ही नहीं हैं, और भी बहुत सारी जगह वो इस वजह से यहाँ मौजूद हैं कि इन दोनों चीज़ों की हिफाजत कर सके। मतलब ये जो ये वो समझते हैं कि ये सारे के सारे इलाके उनकी मलकियत हैं या बरतानिया की मलकियत थी, अब उनके यानी मलकियत से नहीं कि वो जी। तो इसलिए ये है कि ये इसके बारे में सोच हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मौजूदा मंजरनामे में ये नज़र नहीं आता कि यहाँ से अड्डे ख़त्म होंगे। तो इसका मतलब है जंग ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही आपको अभी फौरी? आज और कल नहीं हो रही, लेकिन ये जो स्टीव विटकॉफ ने रूस के एक जो सॉवरन फंड के चीफ से मुलाकात की है, फिर मैंने जो आपको हवाला दिया कि किस तरीके से जो है पर्दा कोई पैगाम रसानी हो रही है, इससे हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि जो है तवानाई का और उसके अलावा जो दूसरे आलमी मंडियों में जो दूसरे बहरान आ रहे हैं, सप्लाई चेन्स के बहरान आ रहे हैं, इंश्योरेंस बहुत सारे, ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि इससे जो है सारी दुनिया के नाकाबिल तलाफी नुकसान होंगे। और लोग ये भी पेशगोई कर रहे हैं, ये अगर जंग आज ख़त्म हो जाती है तो इसके जो असरात हैं, रिपरकशंस हैं, उनको संभालने के लिए 2 साल लगेंगे। ठीक है, आई गेट इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब फॉर योर टाइम। जनाब अली हमारे साथ मौजूद है जी बिलाल अजहर क्यारी साहब, वजीर मुमलकत बरा खजाना और रेलवेज़, और इसके साथ साथ जनाब शौकत यूसुफजई साहब जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अच्छा, एक चीज़ बड़ा अभी की जो अपडेट है बिलाल साहब, वो ये है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनका स्टेटमेंट सामने आ गया है। अच्छा, इससे पहले सिलसिला ये था कि उनकी सेहत से मुताल्लिक, या चूँकि पहली जो स्ट्राइक हुई थी जिसमें उनके वालिद मोहतरम की शहादत हुई थी, उसके अंदर वो ज़ख्मी हुए थे, कहा था उनके पाँव पे चोटें आई हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब जो बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि जी अमरीका अपने अड्डे बंद करे, एक तो खत्ते में जिन खलीजी मुल्कों में, और दूसरा हमने आपना हरमज़ बंद रखनी है। तो ये जो एक इम्प्लीकेशन थी, इस हवाले से कहा जा रहा था कि शायद अब जंग खात्मे की तरफ जा रही है, तो ईरान की तरफ से ऐसा नज़र नहीं आता। तो योर थॉट्स ऑन दैट?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्ती साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सत्ती साहब देखिए, एक तो हम में से कोई भी नहीं चाहता था, आई थिंक कोई भी नहीं चाहता था कि मामलात इस नहज पर आएँ पहले तो, और आई थिंक ईरान पर हमला पहले अफसोसनाक था, और उसके बाद जो कशीदगी अब पूरे खित्ते में बढ़ी है वो ख़ुद एक अफसोसनाक अमल है। हमारा एक हमसाय ममालिक भी हैं, हमारे ईरान हो या GCC के ममालिक हों, सारे हमारे बरादर ममालिक हैं, तो दुख होता है और अफसोस होता है ये हालात देख के। और ये भी जब आपको पता हो कि उस साजिश के पीछे है कौन। जी जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना जी कि इसलिए हमने कहा कि इस मामले का आगाज़ तो ईरान पर हमले से हुआ, तो उसकी भी पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की थी। तो आज भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना एक किरदार अदा कर रहा है इसी में दीगर अपने बरादर ममालिक के साथ, ईरान और सारे हमारे जितने अरब ममालिक हैं उनके सब के साथ पाकिस्तान एक सफारती महाज पर इंगेज्ड है टू ट्राई एंड इंश्योर कि किसी तरह ये मामला इसमें अमन इंश्योर किया जाए। और फैलाव ना हो, शायद यही वजह है पाकिस्तान की एंगेजमेंट की कि वहां से अभी रिटेलिएशन नहीं हुई। दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स बट दे आर नॉट रिस्पोंडिंग। मेरे ख्याल से जी यकीनन पाकिस्तान के एक जो एफर्ट रही है उसका एक असर रहा है, और चाहे वो हमारे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हों अरागची साहब, चाहे वो सऊदी अरेबिया के, बहरीन के, कुवैत के, UAE के फॉरेन मिनिस्टर्स हो, मेरे इल्म है कि इसहाक डार साहब सब के साथ एक दफ़ा नहीं दीगर दफ़ा मुस्तकिल इंगेज रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी आप देखते रहें कि खत्ते में दीगर लीडर्स के साथ उनकी इंगेजमेंट रही है। तो अभी सऊदी अरब भी रवाना हुआ है मेरे ख्याल। जी जी, तो वो देखिए उसी हवाले से कि ये जो कशीदगी चल रही है उसके हवाले से ये उसका एक कड़ी है। तो हम यही चाहते हैं जी कि देखिए हम तो यही चाहते हैं कि किसी जगह पर हमारा अपना एक किरदार है, और सब मिल मिला के इस जंग को जल्द इसका कोई इख्तिताम हो, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो सबको है। और आप चाहे वो तेल की हवाले से देख लें, चाहे वो लोगों के हवाले से देख लें, चाहे वो वैसे ही जानी नुकसान के हवाले से देख लें, माली नुकसान के हवाले से देख लें, नुकसान। और मैं ये कह रहा था ये ग्लोबल मईशत, मतलब कि कोई तकरीबन दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जो इससे मुतासर नहीं हो रहा, क्योंकि इतने इसके बड़े असरात हैं। हम जल्दी मुतासर होना शुरू हो गए, लेकिन सब पे इम्पैक्ट है। नहीं जी, सब पे इम्पैक्ट है। देखिए हर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री पे इम्पैक्ट है। अच्छा, उसके अलावा इसके तेल की कीमतों का ओवरऑल जो बढ़ा हुआ है उसका ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे असर है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जल्द ये इसका कोई। जनाब शौकत साहब, ये आप जरा फरमाइएगा कि ये जाहिर है कि ये जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आके जब उसकी मर्जी हो 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब उसकी मर्जी हो आके आप पे हमला करना शुरू कर दे, और फिर उसके बाद जब मार पड़नी शुरू हो जाए तो फिर वहां से निकल आए। अब पहले तो इसराइल को अकेले मार पड़ी थी, अब बड़े भाई को भी बुला लिया, लेकिन सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुई। तो क्या आपको वे आउट क्या लगता है इस जंग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें सर, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से अमेरिका ने और इसराइल ने जो आइडिया लगाया था कि हमारे पास जो असला है वो उसका इस्तेमाल हम करके, ईरान चूँकि बड़े अरसे से सैंक्शन के अंडर रहा है और उसके पास वो सूरत हाल नहीं होगी जो उससे पहले जब ईरान था, लेकिन वो उनकी तमाम वो गलत इसलिए साबित हुई कि देखिए जंग के साथ साथ आसाबी जंग भी होती है। आपके पास असला दीगर सामान भी है, लेकिन एक होती है आसाबी जंग, और वो आसाबी जंग बड़े काम आ रही है ईरान के। उन्होंने अभी तक उनके आसाब मजबूत हैं और तमाम तर लीडरशिप गिनवाने के बावजूद भी वो अभी तक ईरान जो अपने मौक़िफ़ पे डटा। और अभी जो नई उन्होंने जो वो किया है अमेरिका के साथ जो ये मुतालबे रखे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे आप अंदाज़ा करें कि वो इस चीज़ पे नहीं है कि अमेरिका कहे कि जी हमसे गलती हो गई है या इजराइल कह दे कि हमसे गलती हो गई है। अब वो इसको आखिरी नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं, और अब मेरे ख्याल से कुछ अरसे तक ईरान जो है वो चाहेगा कि वो किसी मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात ना हो, और वो इस दौरान पूरी कोशिश करेगा कि अपना एटम जो है एटमी जो है वो अपनी ताकत जो है वो हासिल कर ले। तो मेरे ख्याल से ईरान अब इस चक्कर में होगा, ज़्यादातर कोशिश उसकी यही होगी कि वो एटमी ताकत बनकर दिखाए, और जो पहले मुख्तलिफ उनके जो प्रेशर होता था आलमी कुव्वतों का, शायद वो प्रेशर अब ना ले ईरान। नहीं तो वो आपको लगता है मेरे ख्याल से बहुत मतलब जब ये पहले की मिसालें मौजूद थी कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं, मिसाल के तौर पर मैं नॉर्थ कोरिया की मिसाल दे देता हूं कि उसको कोई टच नहीं करता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, या जिस मुल्क के पास एटमी ताकत है तो एक डेटरेंस आपके पास होता है कि एक हद से आगे कोई नहीं बढ़ता। तो ईरान को तो बहुत पहले ये सबक नहीं सीख लेना चाहिए था।
देखिए हर मुल्क जो होता है ना वो एक उसके कायदा कानून के तहत चलता है ना। हाँ। लेकिन अब ईरान ये समझता है कि उन पे जो हमला हुआ है कोई कायदा कानून के मुताबिक नहीं हुआ है और ना ही मतलब अक़वाम मुत्तहिदा को उसकी सपोर्ट हासिल है। तो मतलब ये है कि अगर एक मुल्क ताकत के जरिए पे किसी पे नाजायज हमला करता है तो उसका फिर जो जवाब होता है वो भी फिर उनकी अपनी मर्जी से होता है। ठीक है, ठीक तो है। आज ईरान के पास ये मर्जी मौजूद है, कोई उसको ये नहीं कह सकता है कि ईरान ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आई थिंक कि ईरान के पास जस्टिफिकेशन मौजूद है कि उसकी लीडरशिप को मारा गया है और बगैर किसी वजह के मारा गया है। यानी एक तरफ आप कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, उनको मुज़ाकरात में उलझा के रखा, उन्होंने आपको यकीन दहानी भी करा दी कि जी हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, उसके बावजूद आप हमला करते हैं और पूरी लीडरशिप को मार देते हैं। और डिसेप्शन से हमला करते हैं। ख्याल है कि अब ईरान जो है जी, अब ईरान जो है वो ऐसी पोजीशन में है कि अखलाकी तौर पे भी वो मॉरली काफी वो उसको बूस्ट मिला है। ठीक है। और अब वो इस पोजीशन में है कि वो जंग को लंबे अरसे तक रख सकता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुल्क के सियासी मामलात पर बात करने। मीनवाइल हमें अरशद वोहरा साहब ने भी ज्वाइन किया, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। लेकिन वो खबर सबके सामने आज मुल्क के सियासी महाज से कि गवर्नर साहब को तब्दील कर दिया है, कामरान टेसोरी साहब को, और अब निहाल हाशमी साहब जिनका ताल्लुक आपकी जमात से है, पुराने कारकुन हैं, तो और काफ़ी अरसा ज़ेर अताब भी रहे, तो अब वो गवर्नर सिंध होंगे। तो एमक्यूएम को कोई एतमाद में नहीं लिया गया था, या दैट वाज ऑन द कार्ड्स, या किसी पीपल्स पार्टी से किसी डील का हिस्सा था? कैसे हुआ ये फैसला? जी देखिए, वोहरा साहब भी लाइन पर हैं, हमारे कॉलीग हैं। और देखिए बात ये कि जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के आपस में पॉलिटिकल अलायंस कायम हुई थी, एमक्यूएम के साथ भी उसी टाइम पर ही हुई थी, और ये सारी अलायंसेस के नतीजे में उस वक्त में हुकूमत बनी थी। तो उस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये तय हुआ था, शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। जी, जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस और चेयरमैन सेनेट का मामला हो, इस तरह दीगर जो हमारा एक फार्मूला तय हुआ था, उसके अंदर एक हिस्सा ये भी था कि जो गवर्नर्स होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के पीपल्स पार्टी के, और बलूचिस्तान और सिंध में पीएमएलएन के होंगे। तो आपने देखा कि हुकूमत बनने के कुछ आगाज़ में कुछ चंद महीने बाद तकरीरें आपने देखी कि आपके पंजाब में गवर्नर थे पीपल्स पार्टी के जो हैं अभी, उसके बाद कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा में भी लगे, जी, जाफर मंदोखेल साहब उधर बलूचिस्तान में लगे, और यहाँ पर भी ये मामला तय था कि एट सम स्टेज पीएमएलएन के गवर्नर लगेंगे। तो ये, और हमारा एमक्यूएम के साथ इस हवाले से कोई ऐसा मुआहदा नहीं था कि एमक्यूएम के गवर्नर रहेंगे, यानी कि उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाला। बट दे आर सेइंग कि हु आर यू टू पार्टीज टू डिसाइड कि ऐसे करना है। नहीं, देखिए ये वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक होता है। टिसोरी साहब तो 2022 whoever is in the power, whoever has the numbers, टिसोरी साहब तो 2022 से चलते आ रहे थे ना जी। ठीक है। तो जब हमारी हुकूमत बनी थी तो उसके बाद तो फ्रैंकली ये शायद पहले भी हो जाता, ये तो इसमें ताखीर हुई है इस फैसले में। तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि टिसोरी साहब के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन या एमक्यूएम के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन, ये हमारी हुकूमत है, हमारा इस्तेहकाक था, और ये हमेशा से तय था कि यहाँ पे पीएमएलएन का फिर एक गवर्नर होगा, हमारी हुकूमत है। तो वो आज फिर उस हवाले से उस फैसले की आज अरशद वोहरा साहब, सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मुझे आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई यू आर जस्ट अ कैजुअलिटी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एमक्यूएम और कामरान टिसोरी साहब, ही वाज परफॉर्मिंग फाइन, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको एतराज क्या है? बिल्कुल, इट्स राइट, इट्स जस्ट अ कैजुअलिटी, नथिंग एल्स, एंड कैजुअलिटी टू एमक्यूएम एंड द पीपल ऑफ सिंध अर्बन। देखें, जब आपके पास एक पूरी हुकूमत है, आपके पास जो है पूरी एक काबीना है, और आपके साथ आपके अलाइज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी सबसे बड़ी अलाई है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हर जगह मौजूद है। अगर आप देखें तो तमाम अहम इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की तमाम जितनी भी आपकी जो है लेजिस्लेशन होती है उसमें पीपल्स पार्टी के जिस तरीके से पीपल्स पार्टी चाहती है, जिस तरीके से वो उसके अंदर चेंजेस चाहती हैं, वो चेंजेस होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं। तो एमक्यूएम के साथ तो सौतेला सलूक राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा है। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तब भी आर्टिकल 140 की अमेंडमेंट की बात हुई थी, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस वक्त भी नहीं हुई। 27वीं तरमीम आई, उसमें भी नहीं हुई। 27वीं तरमीम में भी जो है जब आप बात करते हैं कि, और फिर भी जब वो वाहिद अहम मौका होता है कि जब एमक्यूएम अपना रोल प्ले कर सकती है, या तंग कर सकती है, या विड्रॉ कर सकती है, क्या आप सुन सकते हैं मुझे अरशद साहब?
अच्छा, अरशद साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं। अच्छा, मीनवाइल में ज़रा सुनवा देता हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार, उनकी जानिब से कहा गया जी, ये जो फैसला आपने लिया जिसमें आप कह रहे हैं कि ये तो हमारी आपस में एक मुआहिदा था आपका और पीपल्स पार्टी का, सुनवाइएगा जी उन्होंने क्या कहा है। मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए सबसे संगीन गलती पर मबनी फैसला होगा। मैं आज आपको ये लिख के दे रहा हूँ। MQM पाकिस्तान को ना एतमाद में लिया गया। मैंने तो अपनी तरफ से ये कह दिया है कि अब हमारे पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत में रहने का। हमें हमारी हैसियत बता दी गई है। सिर्फ और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। इस हुकूमत में रहकर सिर्फ हम अपने सियासी क्रेडिट को बहुत तेजी से जीरो से भी नीचे ले जा रहे हैं। एक लम्हे भी अब हमें हुकूमत में नहीं ठहरना चाहिए। अच्छा, ये तो उनके एक मौक़िफ़ था। मीनवाइल अरशद वोहरा साहब ने मैं ज्वाइन किया। अरशद वोहरा साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम आपके एतराज़ात अपनी जगह आर्टिकल 140 पे और उससे हट के, लेकिन आप लोगों ने कभी भी रिफ्रेन नहीं किया, आप हमेशा वोट देते रहे। यानी कि वो एक मरहला होता है जब MQM के इंपॉर्टेंस का पता चलता है, यानी कि वो जब आईनी तरमीम हो जिसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो मुझे ये बताइए कि अब क्या करेंगे? अब क्या आप हुकूमत से निकल जाएंगे? जैसे कि डॉक्टर फारूक सत्तार की बात हमने सुनवाई, वो कह रहे हैं कि हमारे पास और तो कुछ नहीं रह गया। क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल से तो हमारे बाकी कुछ नहीं रह गया और कुछ था भी नहीं। देखें, जब हमें इन्होंने 20 बिलियन रुपीस जो है वो दिए थे डेवलपमेंट फंड के, आई एम टॉकिंग अबाउट 2025 2025 में जब फंड दिए थे, आज तक वो PIDCL के अकाउंट में 20 बिलियन रुपीस पड़े हैं और ये आ गया है 2026 का मार्च। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी को उसी वक्त 66 बिलियन रुपीस PSDP के मिले थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सिंध। वो उनको उस वक्त मिले, खर्च हो गए, खत्म हो गए, जो कुछ भी हो गया। आज हमें जो वो पैसे मिले थे वो पैसे एज इट इज अभी तक PIDCL के अकाउंट में हैं। उसकी 8 माह बाद तो CDWP हुई है, अभी उसकी एक्टिंग होनी बाकी है। यानी कि वो पैसे 20 बिलियन रुपीस जो कि आज अगर लास्ट ईयर जून में हमारा सब कुछ अप्रूवल हो जाती तो आज हम वो उस काम से फारिग होकर अपने अगले कामों की तरफ तवज्जो देते। आज हम अभी तक पीछे मुड़कर उन्हीं कामों को देख रहे हैं। नहीं, लेकिन तो ये नहीं, ये रुकावट है किस एंड पे? ये रुकावट है किस एंड पे? मुझे आप ये बताएं, 83 लोग जो है वो गुल प्लाजा में जल के मर गए। मुझे फेडरल गवर्नमेंट से किसी एक का नाम बता दें जो यहाँ पे तशरीफ लाकर जिन्होंने यहाँ के लोगों से। लेकिन वोरा साहब, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे अब हमारे भाई यहाँ पर बिलाल साहब बैठे हैं, बिलाल अजहर साहब, ही इज क्वाइट एक्सेसिबल और फाइनेंस के मामला को ये भी देखते हैं। तो आप ये चीजें कन्वे तो करते होंगे, तो फिर फंड्स का इशू होना इतना ये मुश्किल मरहला क्यों है? लेकिन कन्वे नहीं करते हम इसको। कन्वे एंड कन्वे एंड कन्वे एंड कन्वे एंड कन्वे, आई मीन वी आर एक्सट्रीमली टायर ऑफ डूइंग दैट। और एहसन इकबाल साहब जो है इसको करते हैं और वो हाँ कहते हैं और मीटिंग में जाते हैं, हर छोटी बात पे वो मीटिंग में लैप्स हो जाती है चीज, मीटिंग से वो चीज फारिग हो जाती है। अच्छा। मैंने अभी आपको बताया कि CDWP जो है वो अभी 8 माह बाद हुई है। तो आप इससे इंटरेस्ट लगा लें कि जिस कराची के टैक्सों पे पूरा मुल्क चल रहा है, जो 68% आपको रेवेन्यू दे रहा है, 60% दे रहा है, मतलब इट इज ए रेवेन्यू इंजन ना। आपका रेवेन्यू इंजन तो है। आज कराची का हाल तो आप देखें। कराची का मसाइल, कराची के मसाइल अपनी जगह है, लेकिन मैं एक चीज इशू स्पेसिफिक में जो बात कर रहा हूँ, जो इस इशू पे रहते हुए कि ये बिलाल साहब ये भी फरमा रहे हैं कि शुरू से ये चीज तय थी, 2022 से वो कंटिन्यू थे, लेकिन शुरू से ये तय थी कि ये हो जाना है। तो आई थिंक कि ये आपको इल्म में भी था। अगर इल्म में था तो उस वक्त आपने शुरू में कोई एतराज उठाया या ये अपने ग्रीवेंसेस कन्वे की कि ये नहीं होना चाहिए, गवर्नर साहब को नहीं हटाया जाना चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ तो इनका तय था कि 2 गवर्नर्स देंगे। हाँ। लेकिन इनका ये MQM की गलती है और ये इनकी भी गलती है कि उस वक्त चाहते, अगर ये उस वक्त चाहते तो कह देते कि भाई गवर्नर आपका नहीं होगा, गवर्नर हमारा ही होगा। तो एक चीज जो है वो पब्लिक तो होती ना, पता तो चलती ना लोगों को। तो MQM के कोटे में गवर्नर नहीं आया। हिस्टोरिकली आप देखें तो गवर्नर जो है, MQM जब भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नरशिप MQM के पास ही होती है। और जो गवर्नर की परफॉर्मेंसेज है वो आप सबके सामने हैं। जिस तरीके से असल उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह ये है कि अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्यूचर ऑफ कराची, जिसमें कराची के बड़े बड़े मुफक्किर, कराची के जो है टेक्नोक्रेट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े बड़े, और खास तौर पर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्स ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग मौजूद थे। इन लोगों ने सबने मिलकर यही कंक्लूड किया कि कराची शुड बी डिक्लेयर्ड एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज फेल्ड टू मैनेज दिस सिटी। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें, प्लीज मुझे जस्ट गिव मी अ मिनट।
देखिए अभी ये ईरान वाले इंसिडेंट पे जो है, आई मीन अ डे बिफोर आई वाज पासिंग थ्रू दिस कॉन्सुलेट, आई वाज गोइंग टू माय फैक्ट्री, और मैंने ये देखा कि यार ये इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो रही है और ये अमेरिकन कॉन्सुलेट के पास सिक्योरिटी की एक गाड़ी नहीं खड़ी हुई है पुलिस की या रेंजर्स की या किसी लॉ एनफोर्समेंट की, और नेक्स्ट डे ये इंसिडेंट हो जाता है। मतलब इतनी बड़ी गवर्नमेंट और वहां पे जो है 20 लोग मर गए। मेरा कहने का मतलब है कि क्या मैं जरा कमेंट ले लूं। ठीक है बिलाल साहब, अब जरा इस पे आ जाएं कि ये कह रहे हैं कि जी गलती हमारी भी थी कि हमें करना चाहिए था, इन्होंने भी किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इशू दरअसल वो बना और फिर पीपल्स पार्टी ने पुश किया, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर हाउस में, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला हुआ। ऐसे ही है? नहीं सती साहब देखिए ना, वोरा साहब भाई हैं, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हम स्टैंडिंग कमेटी में भी इकट्ठे काम और वो फंड्स की बात करेंगे। देखिए मैं दोनों चीजें बताता हूँ। देखिए गवर्नर के मामले में तो ये बात तय है ना जी कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा ये तय था और एमक्यूएम के साथ इस नुक्ते के ऊपर कोई मामला तय नहीं था और कभी उन्होंने कोई बात भी नहीं की। तो वो तो वोरा साहब ने आपके सामने खुद कह दिया कि वो उन्होंने, खैर मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पार्टी के मुतालिक बात की, मगर हमारे एलाइज हैं जी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये इस दीगर और नुकात हैं, जिस तरह एमक्यूएम के कॉलीग्स हमारे कैबिनेट में हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, किसी और तरीके से आप लोग रिवार्ड करेंगे इनको? नहीं देखिए, एक जो फॉर्मूला तय है उनके साथ वो चल रहा है। जहां तक बात है वोरा साहब की डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से, तो देखिए मेरे ख्याल से वो जो बात कर रहे हैं, अगेन उन्होंने प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग मिनिस्ट्री का हवाला दिया कि एलोकेशन तो हुई भी है, मगर दीगर अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर CDWP या PC1 के जो अप्रूवल होते हैं CDWP के फोरम पे या एक्ने के फोरम में, वहां पे जो भी मामला वो देखा जा सकता है। अगर कोई ताखीर हुई है या कोई रिविजन्स हुई है तो यकीनन उसमें आई थिंक हम अपने एलाइज के साथ बैठ के जहां भी एक्सेलरेट करना वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अरशद वोरा साहब फॉर योर टाइम। विल टेक अ ब्रेक, के बाद हाजिर होते हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। शौकत यूसुफजई साहब, अब जरा ये फरमाइए कि तहरीक इंसाफ के लिए अब क्या रास्ते बचे हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ इंप्रेशन ये दिया है कि वो अब मुमकिन तौर पर शायद वो कमेटीज़ में वापसी का सोच रहे हैं जिनसे निकल गए थे, क्योंकि राब्ता तो हो नहीं रहा बानी से, तो क्या करना है अब? देखिए बिल्कुल तहरीक इंसाफ को अब मज़ीद किसी उसमें अपने आप को उलझाने की बजाय क्लियर कट डिसीजन के साथ आना चाहिए। और हम भी ये कहते रहे हैं कि या तो देखें ना, या तो आपने मुज़ाहिमत की सियासत करनी है तो फिर मुज़ाहिमत की सियासत करें, जमहूरियत दायरे के अंदर रहकर, आइन कानून के दायरे के अंदर रहकर, और या फिर ये कि जो पार्लिमानी सियासत है उसमें रहकर हम अपनी स्ट्रगल करें। तो ये तो पार्टी का फैसला होगा, जो भी पार्टी करेगी। लेकिन आज किसका फैसला होगा? बड़ा अफसोसनाक हुआ। पार्टी में किसका फैसला होगा? किसका फैसला मतलब? I mean, जो भी फैसला है, मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ पार्टी करेगी फैसला, जो भी होगा। अच्छा, जो भी फैसला करना है ईद के बाद मेरे ख्याल से इस पे संजीदगी से गौर हो रहा है कि हमने क्या करना है, क्योंकि वर्कर्स का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। खान साहब को किसी सूरत में रिलीफ नहीं मिल रहा है। अभी तक तो जो लीडरशिप है वो ये समझाती रही है कि जी आप सब्र करें, हम कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, हो सकता है खान को मुलाकात की इजाज़त दे। लेकिन अब मेरे ख्याल से अलीमा खान साहिबा ने भी कह दिया कि जी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और आज तो बिल्कुल जब अदालत ने कह दिया कि जी ना तो उनके मालिजीन को बोर्ड में शामिल किया जाएगा और ना ही इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, ना ही उनकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, तो इन हालात में देखते हुए मेरे ख्याल से कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, उसको एक संजीदा उस बैठक करके एक डिसीजन लेना चाहिए। हमारे पास स्ट्रीट पावर भी है, हमारे पास पार्लिमानी कुव्वत भी है, हमें किस लेवल के ऊपर क्या करना है उस मेरे ख्याल से अब क्लियर कट होना चाहिए और एक ही लीडरशिप होनी चाहिए। और उसी पे हम आज भी मेरी गुजारिश यही है अपनी पार्टी को भी कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी एक आंख की बिनाई काफ़ी हद तक जा चुकी है। अच्छा। दूसरे का भी जो है ना खदशा है। इन हालात के अंदर हम जैसे लोग जो अभी तक बड़े हम कह रहे थे कि जी हुकूमत जो है वो इस चीज को देखे, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा पारा भी अब वो तो बानी रिहाई फोर्स बनी थी, तो अब आप भी इनरोल हो जाएंगे उसी में। आप कह रहे हैं आपका भी पारा हाई हो रहा है, क्या हुआ? नहीं देखें एक वो देखें मैं उस फोर्स का मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी और मैं किसी फोर्स के हक में नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अच्छा। हमारी अपनी सियासी स्ट्रीट पावर है, हमारे अपने लीडरशिप को आगे आना होगा। अच्छा। जो लीडरशिप है हमारी, उनको इस मौके के ऊपर आगे आना होगा, लीड करना होगा। ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते तो उनकी मजबूरियां होगी, तो फिर वो अपनी मजबूरियों को देखें, लेकिन अब कोई दूसरी राय नहीं होगी। ईद के बाद मेरा जहां तक ख्याल है
कि वर्कर जो है वो हर सूरत में कोई ना कोई यही डिसीजन करते मनवाएंगे। करते बेहतर है यही हुकूमत करते देखे, करते इसमें क्या एक था, से दूसरी ये जो चीज़ हालात। हाँ, लेकिन अब ये है कि यू हैव टू मेक सम डिसीजंस, देखिए पॉलिटिकली हो या कैसे भी हो। मैं देखिए हम जैसे लोग इस पार्टी के अंदर हैं, हमने बड़ी कोशिश की है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो और बड़े आराम के साथ, क्योंकि मुल्क बड़ी मुश्किल में है। हम अगर कहें ना, देखें ना, ये जो बड़े दावे तो हुए ना उनके मईशत के कि जी वेंटिलेटर पे थी गवर्नमेंट हुकूमत और हमने जो है ना पाकिस्तान को बड़ी मईशत दी, तो क्या क्या वेंटिलेटर था? मैं आपको सिंपल सी बताऊं, 6.2 हमारा जीडीपी था। आज एक मिनट आज जो है ना जीडीपी रेट आपका 2.4 है। उस वक्त डॉलर जो था वो गालिबन 176 का था, आज 282 का है। उस वक्त जो है पेट्रोल 150 था, आज 321 है। ये कौन सी मैशत इन्होंने ठीक करके दी है? मुझे अवाम पे तो बोझ ही बोझ डलता जा रहा है। मुझे जवाब दे। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके ये, इसलिए हमारे पास बेहतरीन ग्राउंड है, अवाम को हम मोबिलाइज कर सकते हैं इन इश्यूज के ऊपर और पार्टी को मुतहद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा। तो यानी कि वो रिहाई वाले मामले से हटके अब अवामी मसाइल के लिए आप यानी कि जद्दोजहद करना चाह रहे हैं। बिलाल साहब, योर थॉट्स? दोनों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। सुन लिया आपने? सत्ती साहब, बात ये कि इन्होंने मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इमरान खान साहब ने बाकायदा, मतलब कि उनको पता था ज़र मुबादला के ज़खायर इतने रह गए और उस टाइम पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐलान कर दिया और उनको पता था 3-4 महीने में मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने कहा मुझे परवाह नहीं, मेरी कुर्सी बचे, मुझे परवाह नहीं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। और डिफ़ॉल्ट उससे चंद माह कबल श्रीलंका का सबने देखा था। उसके बाद जब हमने अभी हुकूमत संभाली तब भी इनका ये ख्याल था कि 5-6 माह चल सकेगी, ये माशी हालात नहीं संभल सकते, ये हुकूमत गिर जाएगी। वो माशी हालात भी संभल गए, इस्तेहकाम भी आ गया, जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत होगी, पाकिस्तान जंग जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए बात ये मैं शौकत साहब भाई हैं और ये हम अक्सर शोज़ पे इकट्ठे होते हैं और आपने पता नहीं इनसे कहा कि इनका भी शायद पारा हाई हो रहा है। इनके अंदर ख़ास बात यह है कि बाकी PTI का सबका पारा हाई होता है, इनका नहीं होता। तो ये इनके अंदर एक खसूसियत जरूर है, मगर एक दो और साथी हमारे ऐसे हैं ना, ये आप सही कह रहे हैं, चंद साथियों में उनमें से हैं जो ये ऐसी बात करते हैं। मगर देखिए बुनियादी बात ये सत्ती साहब के ये सब चीज़ें अपनी जगह, PTI इंतहा की कन्फ्यूजन का शिकार है और ये एक इम्पेडिमेंट है। ये सिर्फ टॉक शोज की बात नहीं, आप कहते हैं ना उनसे बातचीत करें। विद इन द असेंबली क्या चल रहा है? नहीं सर, देखिए विद इन द आना चाहते हैं कमेटी में? विद इन द असेंबली, अब मैं हमारे सारे कॉलीग्स हैं वो आना चाहते हैं, देखिए, और आना चाहिए। देखिए बात यह है कि आप जो ये कौमी इश्यूज की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से चैलेंज करें, आप वहाँ पे सवाल करें, हम जवाब दें। स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर सर मैं पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ फाइनेंस की पिछले बजट से इनके कुछ कॉलीग्स होते थे, सवाल करते थे, कुछ जगहों पे हमने बजट के अंदर चीज़ें चेंज की थी PTI के और ऑपोजिशन के भी लोगों के पॉइंट आउट करने पे डिबेट डायलॉग के बाद। तो काश ये आके अपना किरदार अदा करें। ये जब से इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है स्टैंडिंग कमेटीज में, कौमी इश्यूज पर अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कौमी असेंबली और सेनेट के फ्लोर के ऊपर क्वेश्चन आवर और कॉलिंग अटेंशन नोटिस के सूरत में जो आप अवामी इश्यूज उठाते हैं हुकूमत से, वो ये नहीं उठाते। वो सवालात भी हमसे ट्रेजरी बेंचेस करती हैं, PMLN के MNAs करते हैं, पीपल्स पार्टी के MNAs करते हैं, MQM के MNAs करते हैं, ये तो कर ही नहीं रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एहतजाजी सियासत है, जिस पे जाहिर है कि थोड़ा सा एक मायूसी का इजहार शौकत साहब भी कर रहे हैं कि जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं कर पाए और उसके ओकेजन्स भी थे, फरवरी 8 हो गया या उससे हटके जो था जिस तरह से प्लान था, आपको लगता है एहतजाजी सियासत PTI की दम तोड़ चुकी है? मेरा ख्याल है पता नहीं फाइनल कॉल आई थी, उसके बाद कौन कौन सी कॉलें आई हैं अगस्त, वो अभी ये 8 फरवरी को होना था, वो मतलब कि पता ही नहीं था कि इन्होंने कोई कॉल दी भी है। अच्छा जई साहब तो मुझे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे मिले थे, जी, तो मतलब कि बिल्कुल कोई वो तो है ही नहीं। मगर हम कहते हैं कि चलें यार, ये आप बार बार दावे करते हैं, बार बार आपके दावे खराब निकलते हैं, इसको छोड़ दें। हम चाहते हैं कि आप पार्लियामान में अपना अपोजिशन का किरदार अदा करें, कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, कौमी इश्यूज पे हमारे साथ किरदार अदा करें, ठीक है, और आवाम को नजर आए। मैंने इसको वेलकम किया था जब अयाज सादिक साहब की क़यादत में बातचीत का अमल शुरू हुआ था और हम चाह रहे थे कि उस तरह का अमल जारी रहे। तो उम्मीद करते हैं कि PTI होश के नाखून लेगी और आगे उसी तरफ वापस है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफजई साहब और बिलाल अजहर कियानी साहब। विल टेक अ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम और प्रोग्राम के आखिर में यह फैसला कर लिया गया है जो फॉर्मूला था उसके तहत के निहाल हाशमी साहब अब गवर्नर सिंध होंगे। पीपल्स पार्टी इस पर बेहद खुश है और इस पर MQM नाराज है। वो कहते हैं ऐसी हुकूमत में रहने का कोई फायदा ही नहीं है, तो अब उनको क्या किसी और तरीके से रिवॉर्ड किया जाएगा, किस तरीके से उनको मनाया जाएगा, ये अभी देखना बाकी है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसहाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।